हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगला लेक्चर, अगला पार्ट, जिसमें हम देखेंगे और भी एक दो चीजें डाइपोल से रिलेटेड। उससे पहले हम लोग जो हमने अब तक पढ़ा है उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, कुछ चीजें उसमें देख लेते हैं जो हमें आगे काम आने वाली हैं। तो हमने अब तक ये पढ़ा है कि हमारा जो डाइपोल होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो दो चार्ज होते हैं, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस होता है। डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू हमने पढ़ी है कि Q × 2a होता है। उसके बाद हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे, ये हमने पढ़ा है। ज्यादा कहां पे होता है? इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे? तो अगर सही गैस कर रहे हैं बच्चे, तो ठीक बोल रहे हैं। एक्सियल लाइन पे फील्ड ज्यादा होता है, इनफैक्ट डबल होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा होता है 2kp/r³, और यहां पे हमारा फॉर्मूला हो जाता है r³, और यहां पे हो जाता है kp/r³ इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले होते हैं एट द एक्सियल लाइन और एट द इक्वेटोरियल लाइन। और अगर जो एग्जैक्ट फॉर्मूला हम देखें तो ये जो फॉर्मूला एक्चुअली होता है यहाँ पे वो आता है आपका 2kpr/r² - a² यहां से ये एक्चुअली अप्रोक्सीमेट करके ये आता है। और ये जो फॉर्मूला एक्चुअली आपका आया था वो आया था r² + a² का पावर 3/2 आया था यहाँ पे, है ना, cos थीटा की वैल्यू। और ये आपका आया था k × p, राइट। तो यहां से ये फॉर्मूला आया था, यहां से ये फॉर्मूला आया था। तो ये हमें पता होनी चाहिए, फॉर्मूला हमारे ये होते हैं। तो इसका यूज करके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें ये फॉर्मूला अगर याद है तो यहां से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल हमने लास्ट टाइम पे किए थे, कुछ और न्यूमेरिकल हैं, 2-3 न्यूमेरिकल जो हम अभी करेंगे। और उसके बाद इसकी अगली जो डाइपोल मूवमेंट की जो और इससे रिलेटेड चीजें हैं या अगला कंसेप्ट है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, एक का मूवमेंट P है और एक का 64 P है। आर प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक का अगर माइनस प्लस ऐसे है, डाइपोल मूवमेंट इधर को है, तो एक का डाइपोल मूवमेंट इधर को है, मतलब ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए हैं। और इनके बीच का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर टू सेंटर मान सकते हो 25 है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट अ पॉइंट बिटवीन द डाइपोल whose distance from the dipole of movement P is। तो मान लीजिए इसका मूवमेंट P है, इसका 64 P है। तो आपको बताना है कि कहां पे डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे आपका डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 0 करना है। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक्सियल लाइन पे वो डाइपोल की डायरेक्शन में होता है, अपोजिट होता है, बताओ? सेम डायरेक्शन में होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर को होगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन में होगा, इधर को होगा। ठीक है, मान लीजिए ये डाइपोल आपका एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये मान लीजिए 1 है और ये 2 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो 1 का आएगा वो इस तरफ को आएगा, और 2 वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरफ को आएगा। ठीक है, अब ये 0 है। 0 होने का मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे? बराबर होंगे। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें इक्वेट करना है, तो E1 = E2 करना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो एक्सियल लाइन का लगेगा। एक्सियल लाइन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दो फॉर्मूले, एक तो ये वाला है एग्जैक्ट वाला और ये अप्रोक्सीमेट। तो देखिए यहाँ पे कोई ए वगैरह की बात नहीं की गई, केवल डिस्टेंस की बात की गई है। तो यहाँ पे ए तो हमें मालूम ही नहीं है, तो हम लोग आर वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ए वाला करोगे तो उससे कुछ होगा नहीं, करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ये वाला यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2kp/r³। तो p/r³, मान लो ये p है हमारा, kp/r³, मान लो इससे डिस्टेंस r³ है। यहाँ से डिस्टेंस कितना हमने मान लिया? r। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस हमारा r है। अच्छा, यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर? अगर यहाँ से r है तो टोटल डिस्टेंस कितना है? ये 25 सेंटीमीटर। तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 25 - p, अगर आप सेंटीमीटर में रखोगे तो, या फिर 0.25 - p कर सकते हो मीटर में करोगे तो मैं 25 - p मान लेता हूँ डिस्टेंस। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2kp। p कितना होगा? यहाँ पे p भी चेंज है, यहाँ पे 64 p है, अपॉन में r³ हो जाएगा 25 - r³। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने सेंटीमीटर को चेंज नहीं किया मीटर में, गलती कर दिया आपने, है ना, तो पकड़ लो सर जी को, है ना, पकड़ लो सर को। तो भाई ऐसा नहीं है, देखो जान के चेंज नहीं किया, इसलिए चेंज नहीं किया कि यहाँ पे ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो कट ही जाएगा ना। मान लो 10⁻⁻6 या 9 आएगा, जो भी आएगा, 6 आएगी पावर, है ना, अगर मीटर में करूँगा तो वो भी यहाँ भी आ जाएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये कर लिया हमने, तो ये काट देते हैं, के उड़ा दो, पी भी उड़ा दो, तो कितना आ गया? 64, ये आ गया, 64 आ गया। तो ये आ गया 1/r³ = 64/25 - r³, ये आ गया, राइट। ओके, डन। ठीक है, अब यहां पे देखो ये अभी तो आंसर निकला नहीं, तो अभी हमें क्या कर सकते हैं? हम लोग दोनों तरफ
इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्यूब रूट कर सकते हैं, तो इसको क्यूब रूट करेंगे हम लोग तो ये 1/r हो जाएगा, 1/r का क्यूब रूट करेंगे तो 1/r आ जाएगा। और अगर इसका क्यूब रूट करेंगे तो 25 बाय, पहले नीचे वाले का देख लेते हैं, 25 माइनस r हो जाएगा इसका क्यूब रूट। अच्छा 64 का क्यूब रूट कितना होगा बताना जरा, 64 का क्यूब रूट कितना होगा, 4 आएगा है ना, 4 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 4 का क्यूब आएगा, क्यूब रूट हो गया 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है बस और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो आंसर हमारा जो आएगा यहाँ पे 25 माइनस आर इक्वल टू आ जाएगा 4r, इसको यहाँ ले आएंगे तो ये 5r हो जाएगा इक्वल टू 25, यानी r की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो r आएगा वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अच्छा ऐसे क्वेश्चन में भी चेक करना पड़ेगा कहाँ से हमने पूछा है, यहाँ से पूछा है, यहाँ से पूछा है। तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड विल जीरो एट अ पॉइंट बिटवीन द डाइपोल हुज डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट p, तो p से ही पूछा था, यानी हमने जो r निकाला है वो सही निकाला है। अगर उसने यहां से पूछा होता तो आंसर कितना आता फिर, तो फिर आंसर आता 25 माइनस आर, सॉरी 25 माइनस आर हो गई, 25 माइनस आर यानी कि 25 में से 5 गया तो 20 सेंटीमीटर आंसर आता। ठीक है, तो 20 भी आ सकता था आंसर, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहीं से पूछा तो 5 आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्लियर। एक और क्वेश्चन हमारे सामने, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है देखो, ये कहता है दो चार्ज हैं 20 और -20 और ये 1 सेंटीमीटर दूर है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे पूछा है, और डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो ये जो चार्ज है 20 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम, इसके इक्वेटोरियल लाइन पे 50 सेंटीमीटर दूर पूछा है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, क्या यहाँ पे r बहुत ज्यादा है, देखो ये 50 है और ये a है, तो अगर मान लो ऐसे आ गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ भी गया तो क्या होगा भाई, 50 का स्क्वायर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा इसके मुकाबले। a कितना होगा आपका, a कितना होगा यहाँ पे 1 होगा, 1 भी नहीं होगा, उसका भी आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर है ना, तो बहुत कम हो जाएगा ये वैल्यू, तो ये नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं कौन सा लगाने वाले हैं, हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो अप्रोक्सीमेट वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है 2kp/r³ या kp/r³, क्या होगा बताओ, तो यहाँ पे होता है हमारा kp/r³, आधा होता है ना उससे, तो kp/r³ कितना हो जाएगा 1/4πε0 p/r का क्यूब। ये हमें सॉल्व करना है, यहां से हमारा आंसर निकलेगा। अब p कितना होगा यहाँ पे, तो पहले p भी निकालना पड़ेगा, p कितना होगा, p हमारा हो जाएगा यहाँ पे चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, तो 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, पूरा डिस्टेंस लेंगे 2a है 1 सेंटीमीटर यानी 1/100, 10⁻⁻2 भी लिख सकते हो उसे, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻⁻2 यानी -8 -7 हो जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम मीटर हमारा डाइपोल मोमेंट आया। ठीक है जी, अब इसको हमें यहाँ पुट करना है, तो पुट करेंगे यहाँ पे, तो पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10⁻9, p की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻7 और r का क्यूब, r है हमारा 50 सेंटीमीटर, तो 0.5 का क्यूब करना पड़ेगा, या ऐसे 1/2 भी लिख सकते हो, 0.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/2 का क्यूब, तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8, 8 को ऊपर ले जाएंगे तो ये सॉल्व हो गया और इजी हो जाएगा हमारे लिए, तो आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 10 की यानी 10⁻9 हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं 10⁻9 और 10⁻7 मतलब 10⁻2 बचेगा, तो 2 8 तो ये आ गया, 9 ये आ गया, 2 ये आ गया, 10⁻2 आ गया, तो ये कितना हो गया 72 और 2 144 इंटू 10⁻2, अगर और सॉल्व करेंगे तो 1.44 10⁻4 कर सकते हैं इसे, तो 1.44 10⁻4 हमारा आंसर आ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, क्या होती है यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 यूनिट बताई थी, एक तो होती है वोल्ट पर मीटर जो हम आगे पढ़ेंगे, और दूसरी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है ना ये, न्यूटन पर कूलम, तो 1.44 10⁻4 न्यूटन पर कूलम हमारा आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो आई होप क्लियर होगा सबको कि फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं और कहाँ पे कौन से यूज करने होते हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्वेश्चन करके पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा यूज होता है फॉर्मूला, तो क्वेश्चन के बिना चीजें पता नहीं चलती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस at a point 1 meter from the center of a dipole when joining the
पॉइंट टू द सेंटर ऑफ डाइपोल मेक एन एंगल 60 डिग्री। तो उसने पूछा कि 60 डिग्री एंगल पे एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, इन्होंने पी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2 × 10⁻⁸ ये डाइपोल मोमेंट है और आपको एक पॉइंट है 1 मीटर पे जो कि डाइपोल के साथ 60 का एंगल बना रहा है 60 डिग्री और ये 1 मीटर पे है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मान लीजिए पॉइंट P है तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो हमें एक ही फॉर्मूला पता है थीटा वाला पे, तो अप्रोक्सीमेट वाला जो है या जो भी फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूला क्या था KP/r³ इंटू 3 cos² θ+1, यही था थीटा वाला फॉर्मूला, याद करो सब, यही था ना। इससे ही दोनों फॉर्मूले आते हैं एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के। अच्छा, अब यहाँ पे k की वैल्यू पुट करते हैं 9 × 10⁹, ये इसको 1/4πε0 लिखना वैसे तो पेपर में जब आएगा तो। p की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है आपको 2 × 10⁻⁸, r³ हो जाएगा 1 का क्यूब, बहुत अच्छा हो गया, 1 का क्यूब तो 1 हो गया, cos² 3 cos² थीटा, cos थीटा मतलब cos 60 होता है हाफ का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा ये +1, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 9 × 2 मतलब 18, 10 की पावर यहाँ +1 हो जाएगी यानी 10 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा और ये आएगा 4 और 3 7/√7/√4, √4 हो जाएगा 2 से काट लो तो 9 आ गया, तो आ रहा है 90√7, 90√7। तो इतना आप लिख के छोड़ सकते हो, या फिर अगर आपको √7 की वैल्यू पता है तो √7 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, अदरवाइज √7 भी छोड़ सकते हो। इतना हमारा न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो √7 की वैल्यू अगर आपको पता है तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं कितना लिखा है यहाँ पे, तो ना रूट की वैल्यू पुट करिएगी 238.1 आ रहा है, उतना भी छोड़ सकते हो। चलिए अब जो है अगला टॉपिक हमारे सामने आ रहा है, आई होप या तो सबको क्लियर हुआ होगा। डाइपोल मोमेंट के जो क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने हर चीज बहुत बारीकी से और बहुत सारे चीजें उसमें की हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर होगी सारी चीजें कैसे कैसे करनी है, ठीक है। अब जो है नई कहानी शुरू होती है यहाँ से, तो कहानी में जो है ट्विस्ट आता है, बात है टॉर्क। टॉर्क मतलब भी ट्विस्ट ही होता है। टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। टॉर्क मतलब होता है एक रोटेटिंग इफेक्ट, घूमना। तो एक फोर्स की तरह, जैसे फोर्स से कोई चीज चलती है या एक्सेलेट करती है, टॉर्क से कोई चीज घूमती है या फिर एंगुलर एक्सेलेशन आता है उसमें। तो टॉर्क यहाँ पे लगेगा, तो टॉर्क कितना लगेगा वो हमें देखना है और कैसे लगेगा वो हमें देखना है। तो देख लीजिए जैसे मान लीजिए डाइपोल है, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अब जो प्लस चार्ज होता है, आपको पता है प्लस चार्ज में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस पे वो Q × E लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स Q × E होता है और उसकी डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन माइनस वाले पे जो फोर्स लगेगा वो इधर को लगेगा। तो एक पे फोर्स इधर को, एक पे इधर को, तो क्या होगा, मान लीजिए कोई ऐसी एक रॉड है, उस पर एक फोर्स इधर को लग रहा है और एक इधर को लग रहा है, तो ऐसे क्या होगा, रोटेट हो जाएगी, घूम जाएगी। मतलब एक धागे से इधर को खींचो इसको और एक धागे से इधर को खींचो, तो क्या होगा, ऐसे रोटेट कर जाएगी। तो यहाँ पे जो है टॉर्क की वजह से ये भी रोटेट करेगा। अब टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, टॉर्क की वैल्यू अगर निकालें कितनी आएगी, तो यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू हम लोग निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है, जब ऐसा फोर्स, दो फोर्स लग रहे होते हैं और उनके बीच में दोनों फोर्स बराबर होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, और इनके बीच में डिस्टेंस कुछ होता है, तो टॉर्क हमारा आता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। दोनों फोर्स के बीच की जो दूरी होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, मान लो ये दूरी हम कितनी मानते हैं, 2a मानते हैं इसको हम यूजुअली, है ना, ये 2a है। और मान लीजिए डाइपोल आपका थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 2a cos थीटा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a sin थीटा। तो ये वैल्यू 2a sin थीटा है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम जब करेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब हम करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, QE इंटू 2a sin थीटा, ये आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा टॉर्क हो गया। अब आपको पता है Q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, तो उसको लिख सकते हैं हम P इंटू E इंटू साइन थीटा। तो हमारा जो टॉर्क आएगा, टॉर्क कितना आ जाएगा हमारा, टॉर्क हमारा आ जाएगा PE साइन थीटा के बराबर। तो हमारा टॉर्क जो आता है वो PE साइन थीटा के बराबर आ जाता है। ये हमारा रोटेटिंग इफेक्ट, इसको बोलते हैं रोटेटिंग इफेक्ट हमारा होगा, ठीक है। कई बच्चे बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वहां से निकालते हैं हम लोग। वहां से अगर आप निकालोगे वो भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि जो डाइपोल है ये अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा,
अब यहां से अगर मैं इसका टॉर्क निकालना चाहूं, पहले इस वाले फोर्स का टॉर्क निकालता हूं। इस वाले फोर्स का टॉर्क आएगा QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, मान लो ये D1 है, ये डिस्टेंस कितना है, मान लो D1 है ये, तो ये D1 हो गया। अगले वाले का जब मैं टॉर्क लूंगा इसके अबाउट, तो कितना आ जाएगा, QE इंटू D2। मान लो ये D2 है, ये D1 है ना, तो QE इंटू D2 आ जाएगा। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, D1 प्लस D2 ऐड हो जाएंगे, और D1 प्लस D2 किसके बराबर है, D1 प्लस D2 तो इसके बराबर ही तो है। तो ये कितना आ गया, QE इंटू 2A तो आ गया, QE इंटू 2A इंटू साइन थीटा। तो तब भी आप करोगे तब भी यही आएगा, तब भी हमारा सेम आएगा, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर इक्वल फोर्स है तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है, बस वहां से हमारा टॉर्क आ जाता है। तो P इंटू साइन थीटा है, ठीक है। अब टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनता है P क्रॉस E। क्या बनता है, P क्रॉस E हमारा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब कई बच्चे पूछ सकते हैं सर, जो थोड़ा सा दिमाग लगा रहे होंगे या जिन्होंने पढ़ा होगा, कि सर PE साइन थीटा आया है तो EP भी तो लिख सकते हैं, E क्रॉस P भी तो लिख सकते हैं, P क्रॉस E ही क्यों लिखा, क्वेश्चन है P क्रॉस E क्यों लिखा। तो देखो दोनों की डायरेक्शन चेक कर लेते हैं कि P क्रॉस E की डायरेक्शन किधर को आ रही है और टॉर्क की डायरेक्शन किधर को आ रही है, तो दोनों की सेम डायरेक्शन आनी चाहिए, तो वही फॉर्मूला सही होगा। अब देखिए टॉर्क की डायरेक्शन किधर को आएगी, जिधर को रोटेट करेगा। टॉर्क कैसे निकालते हैं, मान लो कोई चीज ऐसे घूम रही है तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, तो ऐसे घूम रही है तो टॉर्क इधर को आता है, अंगूठे की डायरेक्शन में, ठीक है। इसको हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं एक तरह का। तो देखो यहाँ पे ये जो चीज घूम रही है, ये जो रॉड घूमेगी ऐसे घूमेगी, तो ये ऐसे घूम रही है तो टॉर्क किधर को आ रहा है, अंदर को। तो अगर मैं आपसे बोलूं टॉर्क वेक्टर किधर को है, तो किधर को है, अंदर को। आई होप क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये रॉड जो है ऐसे रोटेट करेगी, तो ये रोटेट करेगी तो उंगलियां आपको ऐसे रखनी है राइट हैंड की, इधर को क्लॉकवाइज, तो ये अंदर को टॉर्क आ रहा है। अब देखते हैं इसकी डायरेक्शन किधर को आ रही है, P क्रॉस E की। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपने डायरेक्शन निकाली होगी, तो आप क्या करते हो, जब A क्रॉस B की डायरेक्शन निकालते हो क्या करते हो, A की तरफ को हाथ रखते हो, B की तरफ को घुमाते हो, जिधर को डायरेक्शन आती है वो आंसर होता है। तो हम यहाँ पे P क्रॉस E निकालते हैं, मान लो तो P की डायरेक्शन इधर को है और E वेक्टर किधर को है, सामने की तरफ को, तो ऐसे घुमाओगे उंगलियां तो वो भी अंदर को आ रहा है आपका P क्रॉस E, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। टॉर्क भी अंदर को आ रहा है, ये भी अंदर को आ रहा है, दोनों सेम है। लेकिन मान लो मैं उल्टा लिखता है इस फॉर्मूले को, मैं लिखता है E क्रॉस P, तो E क्रॉस P भी EP साइन थीटा था, लेकिन डायरेक्शन किधर को आती, E वेक्टर है इधर को, किधर को है E वेक्टर इधर को, और P वेक्टर है ऊपर को, तो ऊपर को घुमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इसको E वेक्टर तो इधर को है, अब मेरे को ऊपर को घुमाने का, ऐसे घूमेंगी नहीं उंगलियां, मेरे को ऐसे करना पड़ेगा। तो E वेक्टर इधर को है, P वेक्टर ऊपर को है, तो ऐसे घुमाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, तब घूमेगी मेरी उंगलियां P की तरफ को, क्योंकि P इधर को है, माइनस से प्लस की तरफ को, तो ऐसे घुमाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। तो ये वेक्टर किधर को आ रहा है, बाहर को। तो E क्रॉस P जो वेक्टर आ रहा है वो बाहर को आ रहा है, इसलिए हमने E क्रॉस P नहीं लिखा, हमने P क्रॉस E लिखा है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो टॉर्क हमारा जो होता है P क्रॉस E होता है, तो P साइन थीटा होता है या P क्रॉस E होता है, वेक्टर फॉर्म में ये होता है। इसके लिए अगर आप न्यूमेरिकल यूज करोगे जब न्यूमेरिकली, तो P साइन थीटा होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, ये साइन थीटा आ रहा है यहाँ पे, तो थीटा पे डिपेंड करेगा थीटा कितना है उसकी वैल्यू पे। अब जब अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो साइन थीटा ज्यादा होगा, तो टॉर्क भी ज्यादा लगेगा, और जब थीटा कम होगा तो टॉर्क भी कम लगेगा। तो मान लो थीटा 0 हो गया, थीटा 0 होने का मतलब साइन थीटा 0, टॉर्क भी क्या होगा 0। तो टॉर्क 0 होगा जब थीटा हमारा 0 होगा, यानी कि हमारा डाइपोल जो ऐसा है, अगर वो ऐसा हो जाए, इसी डायरेक्शन में हो जाए, सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में अगर हो जाए तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डाइपोल जो होता है इस केस में टॉर्क उस पर 0 होता है, ठीक है। और मैक्सिमम कब होगा, अगर हमारा थीटा मैक्सिमम 90 हो जाए, थीटा 90 होने पे साइन थीटा 1 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हमारा डाइपोल ऐसे हो जाए तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू P आ जाएगी। तो मैक्सिमम टॉर्क जो होगा P के बराबर होगा, और वो कब लगेगा, जब आपका डाइपोल परपेंडिकुलर होगा टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल ऐसे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो, दोनों परपेंडिकुलर हो, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, ठीक है। अच्छा एक और केस है, अगर मान लो थीटा हमारा 180 डिग्री हो तो क्या होगा, साइन 180 कितना होता है, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 इज 0, साइन 180 भी 0 होता है, आपने अगर पढ़ा होगा मैथ्स वगैरह में, साइन 180 भी हमारा 0 होता है। तो उस केस में भी टॉर्क क्या होगा, 0। तो अब अगर हमारा डाइपोल ऐसे रखा हुआ है तो साइन थीटा 0 है, हमारा डाइपोल मोमेंट इधर को है तो साइन थीटा 0 है, और अगर ऐसे रखा हुआ है तो 180 हो गया, मतलब डाइपोल मोमेंट इधर को हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को हो गया, तो ये एंगल 180 आ गया। तो इस केस में भी क्या होता है, टॉर्क 0 है, दोनों केस में ही टॉर्क 0 है। अगर आपका इधर को रखा है तब भी 0 है, उल्टा रखा है तब भी 0 है टॉर्क, ठीक है, और परपेंडिकुलर रखा है तो मैक्सिमम है। लेकिन थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 में एक अंतर है, दोनों टॉर्कों में अंतर है। क्या अंतर है अभी देखते हैं, पहले देखते हैं, यहां तक सबको क्लियर है आई थिंक, टॉर्क हमारा ये होता है और ये होता है। तो देखिए क्या अंतर है यहाँ पे,
टॉर्क ऑन द डाइपोल, अच्छा इसमें लिखा है जो टॉर्क हम लगा रहे हैं अभी, तो टॉर्क क्या करता है, उसको अलाइन करने की कोशिश करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टॉर्क जो है इसको खींच के ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमा के लाने की कोशिश करता है ताकि नेट टॉर्क क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये बात लिखी हुई है। उसके बाद लिखा है टॉर्क मैक्सिमम होता है जब एंगल हमारा 90 होता है, यानी जब हमारा परपेंडिकुलर होता है तो टॉर्क मैक्सिमम होता है। और टॉर्क की वैल्यू कितनी आती है, पी साइन 90, यानी पी साइन 1, हमारा साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो पी जो है मैक्सिमम टॉर्क हो सकता है। ओके ठीक है। अब देखिए थीटा टॉर्क जीरो दो केस में हो सकता है, थीटा जब जीरो हो और थीटा जब 180 हो। तो दोनों ही केस में टॉर्क जीरो है, दोनों को ही हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे। लेकिन 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 एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है और एक भाई साहब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब ये क्या चीज होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, देखो अगर मान लो जैसे मान लो एक बाउल है और यहां पे एक बॉल रखी हुई है, इस बॉल को अगर मैं इधर को ले जाऊं और छोड़ दूं तो क्या होगा, वापस आएगी फिर यहीं पे आ जाएगी, मैंने पहले से करेगी फिर यहीं पे रुक जाएगी फाइनली। या मैं इधर ले जाऊं तो ये फिर दोबारा घूम के यहीं आ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो इसकी पोजीशन है स्टेबल है, ये दोबारा इधर ले जाओगे तो वापस आ जाएगी अपनी जगह पे। एक और इक्विलिब्रियम होता है अनस्टेबल, ऐसे वाला, इस केस में भी ये बॉल रुकी हुई है। तो इक्विलिब्रियम तो अभी भी है ये, अगर ये बॉल रुकी हुई है तो इक्विलिब्रियम तो अभी भी है, लेकिन भाई साहब ये अनस्टेबल है। इसको थोड़ा सा यूं करोगे तो नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, राइट। तो ये जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब यहां पे हम जो समझ रहे हैं डाइपोल के केस में कैसे स्टेबल और अनस्टेबल समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपका एक केस लेते हैं पहले जीरो वाला, मान लीजिए डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, जीरो वाला केस है, डाइपोल मोमेंट इधर को है तो ये माइनस चार्ज होगा, ये प्लस चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को ही होगा हमारा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा हमारा, इधर को ही होगा, ठीक है। अब मान लो मैं डाइपोल को घुमाता हूं तो मैं चेक करता हूं क्या वो अपनी पोजीशन पे वापस आएगा या नहीं आएगा। अगर वापस आ गया तो मतलब स्टेबल कंडीशन है, नहीं आया नीचे दूर चला गया तो फिर अनस्टेबल है। तो मान लो मैं डाइपोल को इसको घुमाता हूं, मैंने घुमा के इसको ऐसे कर दिया तो ये प्लस चार्ज यहां पे आ गया तो इस पर फोर्स इधर को लगेगा, और माइनस चार्ज इधर आया तो फोर्स इधर को लगेगा, QE और QE, ठीक है। अब ये इस डाइपोल को कैसे घुमाएंगे बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये जो फोर्स लग रहे हैं इस डाइपोल को क्लॉकवाइज घुमाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर कोई ऐसा चीज हो, आप धागे से खींच रहे हो उसको और यहां से इसको ऐसे खींच रहे हो, तो ये चीज कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसके अबाउट देखो तो कैसे घूम रही है, मेरे ख्याल से तो ये ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज। तो ये डाइपोल जो है ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, यानी ये दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा वापस। देख लो वैसे रॉड है, इसको आपने धागे से खींचा तो ये कैसे होगी, ऐसे तो आएगी, यहां से खींच रहे हो यहां से खींच रहे हो तो ऐसे आएगी ना। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, यानी ये मतलब इससे जब हटा रहे हो उसको दोबारा अपनी जगह पे वापस आ रहा है। तो ये कंडीशन हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, राइट। अब मान लीजिए कि एक और केस देखते हैं, एक और केस मान लो 180 वाला केस देखते हैं। 180 वाले केस में क्या है, यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है, तो ये ऐसे है हमारा, ठीक है, ऐसे है। अब जो है मान लो मैंने इसको घुमाया, इसको घुमा के मैं ऐसे ले आया, तो इसको घुमाया तो प्लस चार्ज यहां पे आ गया, माइनस चार्ज यहां पे आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा घुमा लिया मैंने इसको ऐसे घुमा लिया, ठीक है। मैंने कैसे घुमाया, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाया, है ना। अब देखो इस पे जो फोर्स लगेगा QE, जो फोर्स लगेगा इधर को लगेगा और ये वाला फोर्स इधर को लगेगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या करेगा, क्या ये दोबारा माइनस वाले को यहां और प्लस वाले को यहां ले आएगा या फिर इसको और घुमा देगा, क्या करेगा बताओ। क्या ये दोबारा प्लस वाले को यहां ले आएगा, माइनस वाले को यहां ले जाएगा, या और ज्यादा घुमा देगा इसको। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होगे यहाँ पे तो ये और ज्यादा घुमा रहा है इसको, और ज्यादा मतलब क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, ये ऐसे घुमाएगा ना ऐसे, तो चार्ज और ऐसे करेगा। तो यहाँ पे ये वापस नहीं जा रहा है, इसको और घुमा रहा है, यानी ये और दूर जा रहा है। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल। तो दोनों ही इक्विलिब्रियम है, बस एक हमारा स्टेबल है जीरो वाला कंडीशन, और थीटा इक्वल टू 180 वाला हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। थीटा इक्वल टू 180 वाला क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो तो कुछ लोग तो जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में पढ़ाई करते हैं और कुछ अनस्टेबल में। मतलब कि अगर कोई बच्चा किताब पढ़ते पढ़ते उसे कुछ याद आ गया, पानी वानी, तो जाता है और वापस आ जाता है पढ़ाई करने। एक होता है वो जाता है और वापस ही नहीं आता, ठीक है, तो गेम खेलने भाग जाता है, कहीं और भाग जाता है, तो वो भाई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, ठीक है। तो पढ़ाई हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम में करनी चाहिए, राइट। चलो क्वेश्चन आ गया हमारे सामने अब, तो आई होप क्लियर होगा सबको स्टेबल अनस्टेबल। और फॉर्मूला क्या है, PE या P क्रॉस E, PE साइन थीटा, राइट। उस पर बेस्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस
इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एक्सपीरियंस करेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स और टॉर्क दोनों, केवल फोर्स नो टॉर्क, या टॉर्क नो फोर्स नो टॉर्क। तो देखो जब ये आपका मान लो डाइपोल है प्लस माइनस, इसमें फोर्स लग रहा है क्यू ई और इस पे फोर्स लग रहा है क्यू ई, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना होगा, अगर मैं आपसे फोर्स पूछूं, टॉर्क तो लग रहा है इस पे, टॉर्क तो क्लियर आपको लगेगा टॉर्क है क्योंकि डिस्टेंस है, ठीक है, टॉर्क तो लगेगा। फोर्स कितना होगा यहाँ पे, देखो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, केवल यहाँ पे टॉर्क, नो फोर्स। तो टॉर्क लग रहा है लेकिन कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कब, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म ना होता, मान लो नॉन यूनिफॉर्म होता, फिर क्या होता, तो ये अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो यहाँ पे फील्ड अलग होता, यहाँ पे फील्ड अलग होता, तो ये वाली वैल्यू होती Q इंटू E1 और ये वाली वैल्यू होती Q इंटू E2। तो दोनों वैल्यू क्या होती, दोनों वैल्यूज हमारी डिफरेंट होती, दोनों वैल्यूज क्या होती, डिफरेंट होती। तो नेट अब की बार क्या होगा, टॉर्क तो लगेगा ही, घुमाएगा तो है ही, लेकिन आपका वो क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा विल बी 0। तो फोर्स हमारा यहाँ पे इस केस में सॉरी नॉन जीरो हो जाएगा, फोर्स बराबर नहीं होगा। तो इस केस में टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा। इस केस में टॉर्क तो लग रहा है लेकिन फोर्स 0 है, क्लियर है बात ये, इस केस में ही लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन वही है हमारा कि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो क्या लगेगा, क्या लगेगा नॉन यूनिफॉर्म में, दोनों लगेंगे, टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा। तो फोर्स एंड एज वेल एज टॉर्क, ठीक है, आंसर हमारा ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट दिस इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो आपको बताना है टॉर्क कितना लगेगा इस पे, टॉर्क निकालना है इस बार, सिंपल है, फॉर्मूला क्या है, P sin थीटा, बस वैल्यू पुट कर दो, P दिया हुआ है, P भी दिया हुआ है, E भी दिया हुआ है शायद, E कितना दिया हुआ है 10 की पावर -3 और साइन थीटा कितना हो जाएगा sin 30, sin 30 कितना होता है, √3/2 कौन बोल रहा है, वन बाई 2 होता है, ठीक है। तो 1/2 से कट जाएगा, कितना आएगा 2 × 10 की पावर -8 आ जाएगा, ठीक है, 2 × 10 की पावर -8। यूनिट क्या होगी, टॉर्क की यूनिट क्या होती है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर लिख सकते हो है ना चाहो तो ये हमारा 2 × 10 की पावर -8 न्यूटन मीटर आ गया। बस आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, सही है बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है ना, P sin थीटा फॉर्मूला यूज करना बस। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड दिस, बराबर चार्ज होंगे, खैर बाय डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस है, डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्ट ऑन द डाइपोल इज, मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा पूछ रहा है। तो आपको पता है मैक्सिमम टॉर्क जो होता है P sin थीटा होता है, और मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वो कितना होता है, जब sin थीटा 1 हो जाएगा तो P आ जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे P कितना है, तो पहले P निकालना पड़ेगा, तो P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू होती है Q × 2a या Q × डिस्टेंस, Q हमारा दिया हुआ है 10 की पावर -6 माइक्रो कूलम और डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 लिखेंगे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन ध्यान दीजिएगा 2a का वैल्यू पूरे का पूरा 2 सेंटीमीटर है, ऐसा नहीं कि आपने a पुट कर दिया यहाँ पे, ये आ गया, तो ये कितना आ गया 2 × 10 की पावर -8 आ गया भाई P का वैल्यू। तो P का वैल्यू हमारा 2 × 10 की पावर -8 आ गया। अब इसको यहाँ पे पुट करना है 2 × 10 की पावर -8 और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दी हुई है 10 की पावर -5, तो 10 की पावर -5 तो कितना आ गया 2 × 10 की पावर 8 और 5 13 -13 न्यूटन मीटर, ये भी आ गया, सिंपल है बिल्कुल, कुछ नहीं है ना, बहुत आसान है, डन है। 2 × 10 की पावर -13, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये, हाँ ऑब्जेक्टिव था तो ये 2 आंसर आ जाएगा, मुझे लगा कि बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, सब्जेक्टिव है, क्लियर है ये, तो इजी क्वेश्चन थे ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाइपोल के बारे में भी कंप्लीट कर ली अपनी स्टडी, अब हम इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे जब हम पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे आगे जाके अगले चैप्टर में, तो वहां पे पढ़ेंगे। इसके आगे जो है अब बात की गई है गॉस लॉ की, तो अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक जो है गॉस लॉ और उसकी रिलेटेड एप्लीकेशन। तो गॉस लॉ अप्लाई करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इन द केस ऑफ सम कॉम्प्लेक्स जो कंडीशंस होती हैं वहां पे हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, टिल देन बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।